आज का ये वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ क्या होता है, कंपनी पब्लिक क्यों जाती है, आईपीओ के बाद का क्या प्रोसेस होता है, आईपीओ में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे मार्केट में आए दिन कोई ना कोई आईपीओ आया रहता है और लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। कुछ लोगों को आईपीओ में मिल जाता है, उनका अलॉटमेंट हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। आईपीओ क्यों आता है, आईपीओ आने के पीछे का मेन रीजन क्या है, आईपीओ शुरू कैसे होता है, आईपीओ के दौरान क्या क्या प्रोसेस होते हैं, वो सब कुछ हम जानेंगे। तो अब आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा फोकस्ड होकर देखिएगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कठिन कुछ भी नहीं इस वीडियो में, सब कुछ एकदम आसान कर दिया, एकदम आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो बस आपको एक ही काम करना है, थोड़ा फोकस्ड होकर इस वीडियो को देखना है, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की, बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आईपीओ को समझने से पहले थोड़ा सा हमें बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी। बैक स्टोरी कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे बिजनेस के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है, कि शुरुआत कहाँ से होती है। सारी स्टोरी की शुरुआत, आईपीओ तो एक बीच का प्रोसेस है, उसके पहले शुरुआत कहाँ से होती है एकदम बेसिक से समझते हैं ताकि आपको आईपीओ सही से समझ में आए। उसको समझने के लिए आपको ये थोड़ा सा सही से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कठिन कुछ भी नहीं, एकदम आसान भाषा में, बस स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए। अब यहाँ पे सपोज करते हैं कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, उनके मन में एक आइडिया आया, एक बिजनेस आइडिया आया। बिजनेस आइडिया क्या है कि वो ऑर्गेनिक कॉटन की टी शर्ट बनाएंगे जो कि फैशनेबल है, यूनिक उसकी डिजाइन है, बेस्ट क्वालिटी का कॉटन वो यूज करने वाले हैं और अट्रैक्टिव प्राइस है, यानी कि प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन देखते हुए कि इनका ये आइडिया काफ़ी अच्छा है और इस पर्सन को, यानी कि ये जो बिजनेस शुरू करने वाले हैं, इनको कॉन्फिडेंस है अपने बिजनेस पर कि ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अपने बिजनेस को पंख देने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इनके बिजनेस को पंख देने के लिए आपको समझ में आ रहा होगा सबसे ज़रूरी चीज़ है, हाँ वही जो आपके दिमाग में आया, पैसा, यानी कि फंड। तो अब सवाल ये आता है कि ये फंड लाएंगे कहाँ से। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इस बिजनेस में नए हैं, मतलब उनको बिजनेस का कोई नॉलेज भी नहीं है, तो इनका बिजनेस बैकग्राउंड भी कोई नहीं है, ठीक है, इनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड भी नहीं है। अब इन्वेस्टर इनको पैसे देंगे नहीं क्योंकि भाई नए हैं, कोई जानता नहीं और बिजनेस किए भी नहीं है, तो कोई इन्वेस्टर स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं देता। इन्वेस्टर भी तब पैसा देता है जब आप अपने बिजनेस को चला रहे होते, थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे चल रहा होता, तब जाके इन्वेस्टर भी पैसा लगाते। तो स्टार्टिंग में कोई आपको पैसे भी नहीं देने वाला। अब आप बताइए, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, आप पैसे कहाँ से लाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक, ये जो पैसा है आप ले सकते हैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, और दूसरा बैंक से लोन। अब बैंक भी कई सारी चीज़ें देखता है, आसानी से मिलता नहीं, और अगर मिल भी जाता है तो बैंक जो इंटरेस्ट लेता है, कभी भी बिजनेस इंटरेस्ट मतलब लोन लेके नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता थोड़ी है बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, हो सकता है फेल हो जाए। तो आपका एक तो जो लोन था उस पर भी इंटरेस्ट देना है, और जो जितना आपने 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी लिया वो पैसा भी आपको चुकाना है। अब आपके पास कोई इनकम सोर्स तो है नहीं, तो आप कहाँ से चुकाएंगे, यानी कि ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, ये तो है ही नहीं, इसको भूल जाओ कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब पहला जो ऑप्शन है फ्रेंड एंड फैमिली, ये ठीक लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, तो यहाँ से आप कुछ पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपने अपने 2 फ्रेंड को इस चीज़ के लिए कन्विंस कर लिया, उनको भी आपका बिजनेस आइडिया पसंद आया, आपके ऊपर विश्वास है कि आप कर लेंगे। अब आपके इस बिजनेस में 2 लोग आ गए, एक फ्रेंड 1 एक फ्रेंड 2, एग्जाम्पल के लिए 2 लोग आ गए। अब अभी आपका बिजनेस रेवेन्यू तो कर नहीं रहा है। जब रेवेन्यू आपका बिजनेस नहीं कर रहा होता है तो इसको बोला जाता है प्री रेवेन्यू स्टेज, ठीक है। और जब कोई प्री रेवेन्यू स्टेज पे पैसा लगाता है तो उसको बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर। अभी तक आप सुनते होंगे ना कि एंजल इन्वेस्टर कौन होता है, किसे कहते हैं, कोई पंख लगा रहता है, ठीक है, या कोई स्वर्ग से आता, नहीं, ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर जो प्री रेवेन्यू स्टेज पे फाउंडर पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। फाउंडर के बिजनेस में नहीं, बिजनेस तो पता नहीं चले ना चले, लेकिन फाउंडर में वो देखते हैं कि हाँ ये कर लेगा, उस पर विश्वास रहता है, थोड़ा बहुत बिजनेस आइडिया भी अच्छा होना चाहिए। तो जो इस टाइम पे पैसा लगाते हैं उनको बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर। तो अब जो पैसा आपके पास कलेक्ट हुआ, मान लेते हैं कि 50 लाख इन दोनों ने आपको दिया, ठीक है। तो ये जो फंड होता है, इसी फंड को बोला जाता है सीड फंड, यानी कि जो आपके पास 50 लाख रुपए है, मान लेते हैं कि 25 लाख इन्होंने दिया आपको, 25 लाख इन्होंने दिया, ठीक है। तो अब आपके पास 50 लाख हो गए। तो ये जो पैसा आया इसको बोला जाएगा सीड फंड, ठीक है। स्टार्टिंग में जो फंड मिलता है वो हो गया सीड फंड, यानी कि जैसे एक बीज होता है,
बीज धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फिर लोग पानी डालते हैं, फिर और बड़ा वृक्ष बनता है। तो स्टार्टिंग में वो बीज रहता है। तो यहाँ पे जो आपका फंड है स्टार्टिंग में जो आपके बिजनेस को उगाएगा, इसको बोला जाएगा सीड फंड। इसी को बोला जाता है इनिशियल शेयर कैपिटल। इनका पैसा अगर आपने भी कुछ लगाया, नहीं भी लगाया, तो ये बोला जाएगा इनिशियल शेयर कैपिटल। एक बात का यहाँ पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, वो ये कि ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर मतलब जो पर्सन था, फॉर एग्जांपल आप भी अपने आप को रख सकते हैं। तो प्रमोटर यानी कि जिसने बिजनेस शुरू किया, जिसके मन में वो आइडिया आया। एंजल इन्वेस्टर के रूप में 2 फ्रेंड है यहाँ पे। अब एक तो इनका बैंक अकाउंट हो गया, दूसरा इन 2 फ्रेंड का। तो जो पैसा आया 50 लाख, वो कहाँ पे रखा जाएगा, इनके पास या इन दोनों के पास? इन तीनों में से किसी के पास नहीं। कंपनी का एक अलग अकाउंट ओपन किया जाएगा और वो पैसा कंपनी के अकाउंट में जाएगा। कितना? 50 लाख। ठीक है। तो अब अभी कंपनी का कुछ स्टार्टिंग तो हुआ नहीं है, कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ ये 50 लाख रुपए हैं। तो जो कंपनी की वैल्यूएशन, अभी उसके पास कोई कंपनी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, तो उन सब का वैल्यूएशन लिया नहीं जा सकता। अभी के लिए इनका जो वैल्यूएशन है वो मात्र 50 लाख रुपए है, कि जो आपका सीड फंड है वही इनका अभी के लिए वही वैल्यूएशन हो गया 50 लाख। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल में एक वीडियो बनाया जाए कि फंडिंग वगैरह लोग कैसे लेते हैं, सीरीज ए बी सी क्या क्या होता है, एक आपको लुक देने के लिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। स्टार्टिंग में प्रमोटर थे, फिर 2 एंजल इन्वेस्टर आए जो इनके फ्रेंड थे। इस राउंड पे जो फंडिंग कलेक्ट की जाती है उसको बोला जाता है सीड फंडिंग। उसके बाद सीरीज ए, सीरीज बी आपने सुना होगा, वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं, सीरीज ए सीरीज बी। इसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो और फंडिंग लिया जाता है। इसके बाद अगर और फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो बैंकर से भी कांटेक्ट किया जा सकता है, ये लोग भी फंडिंग करते हैं। उसके बाद पी मतलब प्राइवेट इक्विटी। अब ये जो वीसी होते हैं ये जो पैसा लगाते हैं कुछ करोड़ में लगाते हैं, लेकिन ये जो पी होते हैं प्राइवेट इक्विटी, ये बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं, बहुत डेप्थ नॉलेज होती है और इनके पास बहुत पैसा होता है। तो यहाँ पे जितनी बार लोग पैसा उठाते जाते हैं, जैसे पहले राउंड में ए बोला जाएगा सीरीज ए सीरीज बी, फिर यहाँ पे पी से अगर तीसरी बार पैसा लेते हैं तो सीरीज सी हो जाएगा। यहाँ तक काम हो जाने के बाद अब बारी आती है आईपीओ की। अगर वो आईपीओ के थ्रू मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ से अपनी असली कहानी शुरू होने वाली है कि आईपीओ के बारे में सारी जानकारी आप अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ये हमने बताया फंडिंग लेने के तरीके, आईपीओ के पहले ये जो लोग फंडिंग लेते हैं, कई सारे बिजनेसेस आईपीओ में आने से पहले कई बार फंडिंग ले चुके होते हैं, मार्केट से पैसा उठा चुके होते हैं अलग अलग इन्वेस्टर के थ्रू। ठीक है। अब उसके बाद फिर ये आईपीओ पे आते हैं। तो क्या इन्वेस्टर पहले आना जरूरी है, यानी कि आईपीओ से पहले हमें वीसी और इन सब के थ्रू पैसा लेना जरूरी? ऐसा जरूरी नहीं। कई बार लोग पहले किसी इन्वेस्टर से पैसा नहीं लिए रहते, थोड़ा बहुत कुछ इन्वेस्टर दे देते हैं, या कई कंपनियां डायरेक्ट आईपीओ में आ जाती हैं। तो अभी तक जिस बिजनेस की बात हो रही थी अभी उन्होंने आईपीओ नहीं लाया, बाकी यहाँ सीरीज सी तक उन्होंने फंडिंग उठा ली। एक एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं, और ये भी मान के चलते हैं इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो गया इनका, कई सारे प्रोडक्ट भी हैं जो ठीक ठाक हैं। प्रेजेंस अक्रॉस मेजर सिटी, भारत में जितनी लगभग बड़ी बड़ी सिटी हैं हर जगह उनकी प्रेजेंस है। उनका रेवेन्यू है वो भी ठीक है और ग्रो भी हो रहा है कंटिन्यूसली। प्रॉफिट है वो भी ग्रो हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं रुका हुआ है, 300 करोड़ हर साल हो रहा है, ऐसा नहीं। प्रॉफिट भी ग्रो होना चाहिए, रेवेन्यू भी ग्रो होना चाहिए। इन्वेस्टर आर हैप्पी, जिन्होंने इनके बिजनेस में पैसा लगाया वो भी खुश हैं क्योंकि उनका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब समझिए आईपीओ क्या है। द कंपनी ऑफरिंग द शेयर फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार अब वो मार्केट से पैसा उठाने जा रहे हैं। बदले में क्या देंगे? ये बदले में अपनी कंपनी के शेयर देंगे, हिस्सेदारी देंगे और मार्केट से पैसा उठाएंगे। तो ये जो पूरा आईपीओ का प्रोसेस होता है, ठीक है, जब तक आईपीओ चलता है, जब तक लिस्ट नहीं हो जाता, उसके पहले का जितना भी स्टेप रहता है उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट, यानी कि बिजनेस अभी प्राइमरी मार्केट में है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है ये अभी हम आगे देखेंगे। स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि हमने सवाल एक किया था कि कंपनी पब्लिक क्यों जाती है। देखिए उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक, द मेन रीजन इज टू रेज फंड टू फ्यूल देयर कैपेक्स रिक्वायरमेंट। उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है। जैसे एक लेवल तक वो एक्सपैंड कर चुके हैं लेकिन अब उनको और बड़ा करना है, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है और खूब सारा उनको अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो इसके लिए वो जाते हैं, जो उनको एक कैपेक्स रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल एक्सपेंड करने के लिए, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आईपीओ लाया जाता है। एक तो मेन रीज़न ये हो गया जो कि ज़्यादातर लोगों को पता है। दूसरा, अवॉइडिंग द नीड टू रेज डेट,
मतलब बैंक से भी वो लोन भी ले सकते हैं, आपको पता है। लेकिन लोन में क्या होता है कि फिर उनका कर्जा हो जाएगा, इंटरेस्ट भी पे करना रहेगा, जो कि इनके प्रॉफिट पे असर डालेगा। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पब्लिक से पैसा उठा लो। तीसरा, द प्रमोटर इज एक्चुअली स्प्रेडिंग हिज रिस्क एमंग्स द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। मान लीजिए कि बैंक से पैसा ले लिया जाएगा तो इनके ऊपर कर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम पब्लिक से पैसा ले लेंगे, तो पब्लिक सिर्फ शेयर नहीं ले रही है आपकी कंपनी के, पब्लिक एक्चुअली रिस्क भी ले रही है। अब बिजनेस वो एक्सपेंड करने के लिए जो पैसा लगाने वाले हैं, हो सकता है सफल हो सकता है ना सफल हो, दोनों चीज़ें हैं ना। 100% तो कुछ भी लिखित में नहीं है, तो हो सकता है सफल हो सकता है अगर असफल हो गई, सफल नहीं हुआ तो यानी कि रिस्क जो है, अगर ये खुद पैसा लगाते, ठीक है, तो इनका नुकसान होता, बैंक से लेते तब भी इनका नुकसान होता है इनके प्रॉफिट में। लेकिन जनता से अगर पैसे ले तो जनता को कुछ वापस नहीं देना है, ये फ़ायदा होता है। जनता को कुछ वापस नहीं देना, जनता से जो इन्होंने पैसा लिया है उस पैसे से इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो आप इनको जनता को पैसे नहीं देने पड़ते। तो कहने का मतलब यह है कि जो रिस्क था इनके पास, इन्होंने जनता के बीच में डिवाइड कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने शेयर लिया उनके बीच इनका रिस्क डिवाइड हो गया। इसके अलावा कुछ और भी रीजन होते हैं आईपीओ लाने के। प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर। इसके पहले आपने देखा कई सारे इन्वेस्टर ने इनके बिजनेस में पैसा लगाया। अब अगर वो इन्वेस्टर एग्जिट लेना चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी छोड़ना चाहते हैं, उस बिजनेस से अलग होना चाहते हैं, तो जैसे किसी ने 10 करोड़ लगाया है तो बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता है 20 करोड़ उनका हो जाता है, 40 करोड़ 50 करोड़ हो जाता है। तो कई बार क्या करते हैं, अगर कुछ केसेस में क्या होता है, जब कंपनी नहीं प्रॉफिटेबल रहती, लोग किसी तरह से तामझाम दिखा के ये वाला तरीका अपनाते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं पब्लिक से पैसा ले लेते हैं, उनका पैसा मल्टीप्लाई हो गया, वो पैसा जितना परसेंट में, जिस परसेंट के हिसाब से कंपनी में पैसा लगाए रहते हैं उसी रेशियो के हिसाब से उनका पैसा मल्टीप्लाई होकर उनके पास आ जाता है, वो फिर बाहर निकल लेते हैं, कंपनी चले चाहे भाड़ में जाए। तो ये भी एक तरीका लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जो पहले के इन्वेस्टर रहते हैं वो एग्जिट लेने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, रिवॉर्ड एम्प्लॉयज़। जो कंपनी में पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, शुरुआत से लगे हुए हैं इतने दिन से, तो उनको भी कुछ फल मिलना चाहिए। तो उनको ईसॉप का कॉन्सेप्ट रहता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। इसमें क्या होता है, जब आईपीओ में आने वाला रहता है, जैसे नॉर्मली सबको 100 रुपये मिलेगा, तो उनको जो एम्प्लॉय है उस बिजनेस के, उनको वही एक स्टॉक 80 रुपये में, 50 रुपये में, या जितना कम करना चाहे उसके हिसाब से वो अपना कम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हिस्सेदारी काफ़ी डिस्काउंटेड पे एम्प्लॉय को मिल जाती है, बाकी बाहर के लोगों को उसी रेट पे मिलेगा। और तीसरा रीज़न हो सकता है इम्प्रूव विजिबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां खूब ऐड करती हैं, खूब मार्केटिंग पे खर्चा करते हैं, उनका मतलब प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं पिछले 10 साल से, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, सब कुछ पॉपुलर है, आपको पता है प्रॉफिट भी अच्छा है, फिर भी खूब मार्केटिंग पे पैसा खर्चा करती हैं। हर जगह आपको होर्डिंग पोस्टर दिख जाएंगे, हर जगह ऐड, तो इन सब में आपको पता है करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं दिखाने के लिए। तो अब एक लेवल पे ग्रो तो कर चुके हैं, लेकिन अपनी विजिबिलिटी ज़्यादा पाने के लिए, मार्केट में बने रहने के लिए, कोई कॉम्पिटिटर उनको खा ना जाए, ये सब करने के लिए उनको विजिबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपेंड करते रहना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर बार बार लाना पड़ेगा। तो इन सब के लिए जो पैसा चाहिए अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी आईपीओ लाया जाता है। तो अब आपका जो अभी तक इतने दिनों से डाउट था कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ क्यों लाया जाता है, आईपीओ लाने के पीछे का मेन रीज़न क्या होता है, अब आपने समझ लिया कि आईपीओ क्यों लाया जाता है। अब यहाँ से समझते हैं कि जैसे कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब आईपीओ लाना है, तो अब यहाँ पे जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है मर्चेंट बैंकर की। एक मर्चेंट बैंकर लाया जाता है। उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है इस पूरे टू असिस्ट द कंपनी विथ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस। आईपीओ का जितना भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को काम करने का, उस प्रोसेस को करने का काम किसका रहता है, मर्चेंट बैंकर का। सारा काम यही करते हैं, तो एक मर्चेंट बैंकर हायर किया जाता है। ये ड्यू डिलिजेंस, लीगल कंप्लायंसेस सारे ठीक करवाते हैं, नहीं ठीक है तो उसको ठीक करवाते हैं, इसका सर्टिफिकेट आता है वो रहता है। DRHP ये एक प्रकार का पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट रहता है, अभी आगे समझेंगे, ये रेडी करवाते हैं। अंडरराइट शेयर्स, हिस्सेदारी कितना पब्लिक को देना है वो सब पूरा देखते हैं। प्राइस बैंड सेट करते हैं कि मार्केट में क्या प्राइस बैंड पे इसको हम इशू करेंगे। रोड शोज करेंगे। रोड शोज का मतलब ये नहीं कि जैसे मोदी और राहुल गांधी वगैरह ये लोग रोड शो करते हैं, वैसा नहीं, एक प्रकार से पूरी PR और मार्केटिंग वगैरह रहती है मार्केट में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हाँ ये आईपीओ आ रहा है। तो चलिए अब एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझते हैं कि आईपीओ का प्रोसेस शुरू कैसे होता है। ठीक है, आईपीओ सीक्वेंस। अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर आपने समझ लिया उसके क्या काम होते हैं। सारा आईपीओ का प्रोसेस वही देखेगा, जितने लोगों की जरूरत पड़ेगी वो वही लाएगा, मार्केटिंग वगैरह जहाँ करनी है वही सब करवाएगा।
ठीक है, तो ये मर्चेंट बैंकर आ गया। अब ये क्या करेगा, अप्लाई टू सेबी विथ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। ये सेबी में अब अप्लाई करेगा, कंपनी की डिटेल्स वगैरह उसमें सब लिख के पूरा फाइल वगैरह बना के सेबी में जाता है। अब गेटिंग अ नोट फ्रॉम सेबी, वेट करना पड़ेगा सेबी की तरफ से, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। ना का मतलब ये आईपीओ में कंपनी नहीं जा सकती, आईपीओ के थ्रू पैसा नहीं उठा सकती। अगर कुछ दिक्कतें हैं सेबी जांच पड़ताल में, ये पाता है कि बिजनेस सही नहीं है तो मना कर देगा। और अगर हाँ करता है तो फिर अगला प्रोसेस आ जाता है DRHP। इसमें क्या क्या काम होता है, इसमें आप देखिए ये एक प्रकार से पूरा इसमें डेटा रहता है, क्या क्या कि कंपनी का जो आईपीओ है उसका साइज क्या है, 8,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, कितने का पैसा उठा रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर उसमें रहते हैं, कितने शेयर लोगों को दिए जाएंगे, कंपनी आईपीओ क्यों ला रही, पब्लिक क्यों हो रही, उसका भी रीजन उसमें बताना रहता है कि वो इस पैसे का कहाँ पे खर्च करने वाली है। जो पैसा पब्लिक से हम ले रहे हैं वो कहाँ कहाँ खर्च होगा ये भी बताना रहेगा। उसके बाद कंपनी का क्या काम है, क्या बिजनेस मॉडल है, कैसे पैसे कमाती है, कहाँ कहाँ फैली है, कितने स्टेट में करे, वो सारी डिटेल, लगभग बिजनेस की सब डिटेल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनका रेवेन्यू भी दिखाना रहता है, कितना रेवेन्यू हुआ, उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ हर साल का, वो भी इसमें रहता है। उसके बाद इस बिजनेस के रिस्क फैक्टर क्या क्या है, कि कमी क्या है, कहाँ कहाँ पे बिजनेस को रिस्क हो सकता है, वो भी इसमें मेंशन करना रहता है। उसके बाद बिजनेस की लगभग सारी डिटेल इसमें रहती है, जिसको बोला जाता है DRHP। ये यहाँ पे DRHP जो है इसका क्या फुल फॉर्म होता है ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब इसमें कंपनी का लगभग पूरा डेटा रहता है, पूरी जानकारी रहती है। ये सब तैयार होने के बाद अगला स्टेप आता है मार्केट द आईपीओ। जो हमने रोड शो के बारे में बात किया था कि उसमें पूरी मार्केटिंग करना, PR करवाना, जनता को अवेयर करना, मार्केट में न्यूज़ फैलाना, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो ये पूरा फैलाया जाता है कि इसका आईपीओ आने वाला है। इसके बाद अगला प्रोसेस है फिक्स द प्राइस बैंड। जो प्राइस बैंड है उसको फिक्स करना कि क्या होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस बैंड हम रखते हैं 100 से 120 के बीच में, तो इसी के बीच में लोग इसमें पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो ये आगे अभी आप समझेंगे प्राइस बैंड क्या होता है। अब यहाँ तक का प्रोसेस होने के बाद अब आता है स्टेप बुक बिल्डिंग का। बुक बिल्डिंग में क्या होता है, अब विंडो ओपन कर दी जाती है। अब जितने भी लोग पैसा आईपीओ में लगाने वाले हैं वो सब लोग आके इसमें पैसा लगाते हैं। ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब इसमें कुछ लोग 100 रुपये पे दांव लगाएंगे, कुछ लोग 120 पे लगाएंगे कि हाँ लिस्ट हो सकता है। तो एक रेंज रहती है, इसी के बीच में लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो फिर पैसा लगाते जाते हैं और जब ये विंडो क्लोज कर दी जाती है तो फिर अगला स्टेप आता है क्लोजर। यानी कि अब जो प्राइस पॉइंट है वो डिसाइड किया जाता है कि किस पे हम लिस्टिंग करेंगे। तो क्लोजर वाला जो प्रोसेस रहता है इसमें ये डिसाइड किया जाता है किस प्राइस पॉइंट पे आईपीओ जो है मार्केट में लिस्ट होने वाला है। फिर अगला स्टेप आता है लिस्टिंग डे। लिस्टिंग डे मतलब जब स्टॉक एक्सचेंज पे वो कंपनी लिस्ट होती है, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में एक पॉइंट समझा होगा प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट समझिए। द मोमेंट स्टॉक गेट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज द स्टॉक स्टार्ट टू ट्रेड पब्लिकली। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई कंपनी, ठीक है, स्टॉक लिस्ट हो गया इस पे स्टॉक एक्सचेंज पे, अब ये पब्लिकली ट्रेड शुरू हो जाता है। लोग बाई सेल करना चालू कर देते हैं। जिसको बाई करना है वो बाई कर सकते हैं शेयर पब्लिकली, ठीक है। आईपीओ में क्या रहता है, आईपीओ में आप पैसा लगा देते हैं, हो सकता है आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिले ना मिले। मतलब आप ऐसा समझो कि एक जार है, उसमें सबके नाम की चिट्ठी डाल दी गई। अब किसी की चिट्ठी उठाई गई, उसका नाम आ गया, किसी की छोड़ दी गई, नहीं आया। तो इस तरीके का एक प्रकार से प्रोसेस आप समझ लीजिए। तो सबको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलता। अब अगर किसी को कंपनी अच्छी लगती है, वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या तरीका होता है, तो वही तरीका होता है जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी तब लोग उसको बाई कर सकते हैं। अब कुछ लोग बाई करेंगे तो कुछ लोग सेल करेंगे। बाई सेल का ये प्रोसेस शुरू हो जाता है और इसी को बोला जाता है दिस कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। यानी कि यहाँ पे लिस्टिंग के पहले तक का जो पूरा प्रोसेस है इसके ऊपर का, वो हो गया प्राइमरी मार्केट। जैसे ही लिस्ट हुई जिस मूवमेंट पे, अब ये आ गई सेकेंडरी मार्केट। अब यहाँ पे सारा काम होता है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं। एक हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे कंपनी का फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर इशू हुआ था, अब उसमें से सब्सक्राइब 80,000 ही हुआ, तो ये बोला जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अगर कंपनी का 1 लाख शेयर इशू हुआ था और 2 लाख लोगों ने इसमें सब्सक्राइब कर लिया, तो इसको बोला जाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अगर 1 लाख था 2 लाख हो गया है, तो इसको बोला जाएगा 2x। 3 लाख हो जाता तो इसको बोला जाता 3x। एक चीज़ और यहीं पे आप समझिए, ग्रीन शू ऑप्शन, ये क्या होता है, ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन। ओवर अलॉटमेंट का मतलब क्या है कि जैसे
इसमें अंडर है तो लगभग सबको मिल ही जाएगा। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो 1 लाख ही शेयर हुए हैं ना, तो 1 लाख ही शेयर दिए जाएंगे। बाकी की ये जो 2 लाख के आवेदन आए इसका क्या होगा? अब इसमें एक ऑप्शन रहता है ग्रीन शू ऑप्शन, ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन। इससे इसके जरिए क्या कर सकती है कंपनी, लगभग मैक्सिमम 15% लगभग रहता है, तो 15% वो और शेयर नए जारी कर सकती है। ठीक है, तो उसमें से जो ओवर सब्सक्रिप्शन है, जिन लोगों को नहीं मिला, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है और ये जो DRHP पूरा वो सब बना था प्रोसेस, उसमें ये लिखित में है कि हाँ अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो दिया जाएगा, तो 15% लोगों को और शेयर बांट दिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए आपने अभी यहाँ पे देखा था इसके पहले प्राइस बैंड, ठीक है, ऊपर था प्राइस बैंड। प्राइस बैंड मतलब एक रहता है कि 100 से 120 के बीच में, 80 से 100 के बीच में, तो उसके बीच लोग बिडिंग करते हैं। लेकिन कई बार IPO फिक्स्ड प्राइस पे आता है, यानी कि अगर 100 रुपये आ गया तो इसमें हम फिर 90, 110 नहीं, ये इसी रेट पे फिर लिस्ट होगा। अब आपका एक सवाल बचा, वो ये था IPO में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। IPO का सारी कहानी तो आपने सब कुछ समझ ही लिया। अब आपका सवाल यह है कि IPO में निवेश करना चाहिए कि नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें, वो IPO में क्यों निवेश करते हैं? वो इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि लिस्टिंग गेन मिल सके। जैसे 80 रुपये के हिसाब से IPO में उन्होंने पैसा लगाया है, 14,000, 15,000, ठीक है। तो जब वो अगर वहाँ पे 100 पे लिस्ट होता तो 20 रुपये बढ़ा, 120 पे होता तो 40 रुपये बढ़ा, तो इस प्रकार से बढ़ता है पैसा। लिस्टिंग गेन ज़्यादातर कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ जो हैं देती हैं। अभी रिसेंटली में टाटा का जब IPO आया था तो 40% लिस्टिंग गेन दिया था, तो ऐसे में कई गुना पैसा बढ़ जाता है। तो अगर आपको उस IPO के बारे में थोड़ा जानकारी कर लीजिए, सही से नॉलेज आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ ये लिस्टिंग गेन दे सकता है, तो आप लगाइए, बिल्कुल आपका पैसा बढ़ेगा। टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी मिल जाते हैं, जैसे अभी विशाल मेगा मार्ट का आया था, उसने भी लिस्टिंग गेन दिया, तो उसका भी हमने एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि IPO जो आता है वो क्या क्या प्रोसेस रहता है, तो उसमें पूरा एनालिसिस करके हमने दिखाया था। तो इसी प्रकार से कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि हमें उस IPO में वो सही है कि नहीं, उसमें पैसा लगाने पे लिस्टिंग गेन होगा कि नहीं। बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि हमें IPO में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। और लिस्टिंग गेन के लिए ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को IPO नहीं समझ में आता, वो IPO में पैसा नहीं लगाते, बाद में वो इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा तरीका है, आप IPO में अगर समझ में आ रहा है वो बिजनेस, तो उसमें आप पैसा लगा दीजिए, आपका लिस्टिंग गेन होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी IPO लिस्ट हुए हैं आप एक लिस्ट निकालिए, उसमें देखिए तो उसमें आपको सारी लिस्ट दिखेगी कि कौन सा जब लिस्ट हुआ है तो कितना लिस्टिंग गेन दिया है, तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो एक बार वीडियो एंड होने से पहले आपका क्विक रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या क्या समझा, यहाँ पे आपने ये सारा स्टेप समझना कि बिजनेस जो है कैसे शुरू होता है, कैसे फंडिंग वगैरह ली जाती है, कितने टाइप की फंडिंग होती है। इसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो वो भी हम आपको बना देंगे, इसमें कैसे कैसे होता है IPO तक, कहानी कैसे पहुंचती है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस कंपनी का रहता है, तो फिर वो IPO के लिए अपना अप्लाई कर सकती है। IPO क्या होता है, किसे कहते हैं, ये भी आपने समझा कि जब फर्स्ट टाइम शेयर पब्लिक को ऑफर किया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी पब्लिक क्यों होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, उनको कर्जा न देना पड़े किसी को, अपना रिस्क जो है ज़्यादातर ग्रुप में बांट देने के लिए, लार्ज ऑडियंस में डिवाइड कर देने के लिए IPO लाते हैं। इन्वेस्टर जो पहले रहते हैं, अगर उनको एग्जिट चाहिए, एम्प्लॉय को रिवार्ड देने के लिए, अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। मर्चेंट बैंकर क्या होते हैं, उनके ये सारे काम होते हैं, पूरा IPO का प्रोसेस कंप्लीट करवाना मर्चेंट बैंकर का काम होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो पूरा हमने प्रोसेस बताया है कि IPO का पूरा सीक्वेंस क्या होता है। मर्चेंट बैंकर हायर किया जाता है, फिर सेबी को जाता है, सेबी हाँ करता है तो ये वाली फाइल तैयार होती है, फिर IPO की मार्केटिंग होती है, प्राइस बैंड फिक्स किया जाता है, बुक बिल्डिंग होता है, फिर उसके बाद क्लोजर किया जाता है, फिर लिस्टिंग डे के दिन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, और जैसे ही लिस्ट होती है लोग बाई और सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये था पूरा IPO का प्रोसेस। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी मिली। आपको दूसरा वीडियो इससे रिलेटेड फिर IPO समझने के लिए नहीं देखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आसान भाषा में समझ में आई, तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। इतनी मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हैं कि ये वीडियो आपको आखिर कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रहे हैं। और इसी तरह के और आप शेयर मार्केट से रिलेटेड बेसिक समझने के लिए और वीडियोस देखना चाहते हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए और, अगर आप रेगुलर बेसिस पे शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं ट्रेडिंग करके, तो सबसे सेफ तरीका होता है स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग का हमने एक सिंपल सा आसान कोर्स बना दिया है जिसे लोग 15-15, 20-20 हज़ार लेकर सिखाते हैं। हमने बेसिक बना दिया, बहुत ज़्यादा वीडियोज भी आपको नहीं देखनी है। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप पूरा कोर्स देख सकते हैं।